Hello friends, welcome to Income Tax Gurukul. So we were doing clubbing of income. We will continue that. So the thing is, just a minute suppose आपके पास एक फर्म है और आपको पता है उसकी डेबिट साइड जब आप P&L बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आप क्रेडिट साइड में उसका आप जो भी इनकम आती है वो मेंशन करते हो और डेबिट साइड में आपके जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑपरेशन के लिए होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी के जो कॉस्ट है फैक्ट्री का, जैसे सैलरी है और बाकी सब मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और सबके मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। देखो, आपको पता है इनकम टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर लगता है और अगर मान लो इनकम को कम करना है तो जितना हमारा टर्नओवर है, जितनी हमारी रिसीट है, कितना हमारी इनकम जो हमारी टोटल सेल हुई उस सेल में से हम एक्सपेंडिचर में माइनस करते हैं, कितना हमारा एक्सपेंस हो, तो बाकी जो नेट आता है, जो मार्जिन आता है उसको हम इनकम बोलते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर मान लो कि हम एक मिनट के लिए सेल जितनी है उसको उतने रख ले और हमारा एक्सपेंस को बढ़ा दे और उस एक्सपेंस को बढ़ा दे तो सीधी सी बात है जो इनकम आएगा कम आएगा, क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया। तो इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम आएगा। इस तरह से हम टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं और कई लोग टैक्स इवेजन भी करते हैं। लेकिन ये बताओ कैसे, एक तरीका ये भी हो सकता है टैक्स इवेजन का। मैं किसी को टैक्स इवेजन के लिए किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे कर सकते हैं जो कि लीगल नहीं है, वोलेशन ऑफ प्रोविजन है, और क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो कि आपकी वाइफ है और उसको भी आप सैलरी दे रहे हो और सैलरी मान लो कि एक मिनट के लिए मान लो कि आपकी टोटल सेल हुई थी 1 CR की और आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंडिचर मिला के आपने मान लो 60 लाख का एक्सपेंडिचर किया, तो देखा जाए तो 40 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। 1 CR का सेल हुआ, टोटल रिसीट हुई और 60 लाख का आपका एक्सपेंस हो गया। तो टोटल एक सिंपल सा मैथ है, इसमें कोई बड़े लंबा चौड़ा कोई हिसाब नहीं है। तो उसके बाद अगर मान लो अपनी वाइफ को एक सैलरी दे दी और कहा कि मैंने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपए की सैलरी दे दी, तो सीधी सी बात है अपना प्रॉफिट कितना कम कर दिया, 20 लाख का कम कर दिया। तो पहले आपका एक्सपेंस कितना हो रहा था, 7 लाख, 20 लाख और ऐड कर दो, 80 लाख हो गया। 1 CR का तो सेल तो उतनी ही है, तो 20 लाख का हो गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, पहले आपको 40 लाख के ऊपर टैक्स देना था। तो जो आपका स्लैब रेट के हिसाब से भी अगर आप जाओ तो स्लैब रेट के हिसाब से भी जो 10 लाख से आपको ऊपर पता है कि 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपका 10 लाख से ऊपर 10 लाख ही ज़्यादा, क्योंकि 20 लाख आपके 20 लाख उसके, तो इस तरह से आप कुछ टैक्स सेव कर सकते हैं। बट CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो मेन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, उन्होंने कहा कि ठीक है एक मिनट के लिए रुको भाई, इतने जोर से मत भागो। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी रेम्यूनरेशन कैश में हो या काइंड में हो, स्पाउज को पे किया एक कंसर्न से जिसमें इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टू बी क्लब, उस इंडिविजुअल की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। मान लो कि मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ और मैं पार्टनर या फिर मेरी एक प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी लगा लो, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपनी वाइफ को कुछ रेम्यूनरेशन दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, कुछ जो भी फीस दी, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन दिया, कोई भी तरह का फॉर्म में मैंने दे दिया। तो इस तरह से मैं अपना एक्सपेंस तो बढ़ा के इनकम तो कम करने की कोशिश कर रहा था, बट उसने कहा कि नहीं, वो इनकम आपकी वाइफ की नहीं मानी जाएगी, वो आप ही की मानी जाएगी, आपके नाम पे हेड करें, मेरे नाम पे ही वो इनकम हेड हो जाएगी। तो अब एक बार थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा और क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है वो भी देखेंगे। तो कोई भी टोटल इनकम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल की, इनकम वाइफ की भी जोड़ दो भाई उस इंडिविजुअल की इनकम में, अकेले की मत जोड़ो। क्यों भाई, क्योंकि जो वाइफ जो कमा रही है, या हस्बैंड या स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ में कोई भी स्पाउस जो भी कमा रहा है इनकम, सैलरी से, कमीशन से या एनी अदर फॉर्म, किसी कंसर्न कहाँ से कमा रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो वाली इनकम भी मेरे वाली इनकम में ऐड कर देंगे। अरे 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 रुको रुको, चलो उसको रुकने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, इनकम कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। आपने बोला कि मैंने तो कैश नहीं लिया, मैं तो मुझे तो गिफ्ट मिले हैं, मुझे तो कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, कुछ मेरी ट्रिप करा दी, वाइफ की कुछ ट्रिप करा दी, कुछ ऐसे करा दिया, तो वो एक्सपेंस तो उधर क्लेम करेंगे ना कंसर्न के उसमें। तो कोई भी तरह का कैश और काइंड अगर कुछ दिया है तो वो इंडिविजुअल की इनकम में ऐड हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो समझ आ गई, लेकिन एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला समझ में आ गया कि कितने को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानोगे, कितने को नहीं। तो देखो सीधा सीधा एक्ट में इसका बता रखा, कोई भी लंबी चौड़ी बात है नहीं। उसने कहा कि जब कंसर्न एक कंपनी है, अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया है, कंपनी ने ऐसा कुछ किया है, तो उस केस में जो इक्विटी
इक्विटी शेयर अगर 20% या उससे वोटिंग पावर के 20% से ज्यादा है, और मेरी मान लो, एक मिनट के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, राम और सीता का एग्जांपल लेके चलते हैं सीधा सा। अगर मान लो राम के पास एक कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, तो ये मान लिया जाएगा उस कंपनी के अंदर राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और उस कंपनी से अगर कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी या कमीशन, किसी भी फॉर्म का रेम्यूनरेशन अगर उसकी वाइफ को दिया जाता है, तो वो इनकम उसकी वाइफ की इनकम नहीं होगी, वो राम की इनकम ही होगी। इस कंपनी को छोड़ के बाकी किसी भी केस में, कंपनी वाले केस को छोड़ के, ये कंपनी कंसर्न कंपनी हो के बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, फॉर्म भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी बीओआई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें उसमें अगर देखा तो अगर ये आदमी, अगर मान लो राम को 20% या 20% से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उस कंसर्न में से, तो यहाँ पे तो वोटिंग पावर की बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे 20% प्रॉफिट की बात करें, तो उससे ज्यादा है तो भी वो इनकम उसकी वाइफ की, जो उसमें फिर रेम्यूनरेशन मिलेगा ना, वो इनकम वाइफ की इनकम नहीं होगी। तब उसने कहा राम ने, कोई नहीं, मैं तो अपना इंटरेस्ट 10% ही रखूंगा, मैं 10% भरत का भी रख दूंगा, 10% लक्ष्मण का भी रख दूंगा। देखा जाए तो 20% से कवर हुआ ही नहीं, हम भाइयों का तो 30% मेरा टोटल था, मैंने 10-10-10 करके डिवाइड कर दिया, अब क्या करोगे। तब भी उन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा कि वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव, तभी भी इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली लिखा है, या तो खुद वो करे या फिर उसके रिलेटिव करें, उन सबको मिला के अगर वो 20% से ज्यादा है। सेम थिंग दूसरे में भी है, वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव, या कोई इसका एक रिलेटिव हो या एक से ज्यादा रिलेटिव हो, और उन सबका मिला के अगर 20% से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो मतलब उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा और उनमें इनकम क्लब कर दी जाएगी। अब चलो ठीक है, पहले तो एक चीज थी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, समझ में नहीं था। अब रिलेटिव में आप किस किस को मानोगे, भाई को, बहन को, किस किस को मानोगे आप। तो रिलेटिव के लिए एक इंडिविजुअल का मतलब हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन, और कोई भी लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, वो सेक्शन 241 के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन बताई हुई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा अभी डिटेल में, आप वहां से पढ़ सकते हो, वही आता है उसमें। रिलेटिव के अंदर हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और कोई भी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। चलो ये तो ठीक हो गया कि भाई मुझे वाइफ को सैलरी मिल रही थी उस फर्म से और 20% से इंटरेस्ट ज़्यादा था। लेकिन एक बात बताइए, मेरी, ठीक है मेरा 20% से ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी वाइफ के पास वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसे टेक्निकल और प्रोफेशनल उसकी क्वालिफिकेशन है, उसने पढ़ाई लिखाई की है और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मान लो किसी ने अकाउंट की पढ़ाई की और वहाँ पे कंपनी में अकाउंट्स का ही देख रही है, तो उसको उसको सैलरी मिल रही है, वो उसकी वर्थ है, उसने उसके लिए वो एलिजिबल है, तो उस टाइम पे भी क्या उसकी इनकम, चलो ठीक है आप ऐसे कर सकते हो, आपने बताया ये कहानी पूरी बताया, आपने स्टोरी बताई कि ऐसे आप एक्सपेंडिचर को बढ़ा के आप वैसे इनकम को कम कर सकते हैं। बट ये बताइए कि वाइफ ने सच में अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो तब भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि आप देख सकते हो कैसे जो बोनाफाइड केसेस होंगे उनको हमेशा ही छोड़ दिया जाएगा, उनके क्लबिंग के प्रोविजन उसमें नहीं लगेंगे। तो देखो, कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा जब ये इनकम रिसीव हुई है उसको टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से। तो क्लबिंग प्रोविजन कभी भी अप्लाई नहीं होंगे भाई, ये भी ध्यान रखो। जब इंडिविजुअल का जो स्पाउस है उसके पास कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो इनकम है स्पाउस की, वो सोनली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। अब मुझे एक बात बताऊं, मान लो कि वाइफ है, उन्हें एमबीए किया, एमबीए करके वो वहां पे अकाउंट का काम देख रहे हैं, वहां पे एमबीए करके, या फिर मान लो किसी ने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग करके वो इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क ना देख के कुछ और वर्क देख रहे हैं, तो देखा जाए तो उसके जो टेक्निकल और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी तो वो मैच हो नहीं रही। ठीक है वो क्वालिफाइड है बट वो अकाउंट के काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो उस केस में भी आपकी इनकम को क्लब कर दिया जाए। स्पेसिफिकली यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेंशन किया है कि जो इनकम है वो एट्रीब्यूट होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ हिज टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज या एक्सपीरियंसेस। ऐसे नहीं है कि वो उसका पढ़ाई कुछ और की है, क्वालिफिकेशन कुछ और है, कुछ, कहने का मतलब ये अगर कोई भी जेन्युइन है, बोनाफाइड है, सच में उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो डेफिनेटली वो उनकी इनकम उसकी इनकम ही मानी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, अगर हस्बैंड का भी हो और वाइफ का भी हो, दोनों का ये कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो
अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एक मिनट के लिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है हस्बैंड और वाइफ का किसी कंसर्न में, और दोनों को ही सैलरी मिलती है, दोनों को सैलरी मिलती है, तो सच इनकम इंक्लूड करी जाएगी जिसकी इनकम ज़्यादा हायर है, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसकी इनकम में क्लब कर दिया जाए। मान लो हस्बैंड की इनकम कम है और वाइफ की इनकम ज़्यादा है, दोनों के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक कंसर्न में, तो वाइफ की इनकम में हस्बैंड की इनकम को भी ऐड करके क्लब करके फिर उसके ऊपर टैक्स किया जाएगा। इसी तरह अगर मान लो हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है और वाइफ की भी इनकम है, दोनों के सब्सटेंस है, तो जिसकी भी ज़्यादा उसमें क्लब कर दिया जाएगा। तो इसके आगे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखना चाहिए, एक बार इनकम अगर मान लो जिसके भी हाथ में इंक्लूड कर दी गई टोटल इनकम, तो आगे आने वाले साल में भी वो उसी के नाम पे ऐड होगी, दूसरी के नाम पे ऐड नहीं होगी। मान लो कि एक बार आपने हस्बैंड के नाम पे इंक्लूड करनी शुरू कर दी, तो हस्बैंड के नाम पे ही, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर आप चेंज कर लोगे। हाँ, आप चेंज कर सकते हो अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो तो। असेसिंग ऑफिसर एक अपॉर्चुनिटी देगा एओ के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, अगर वो आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो सेटिस्फाइड है तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज आपने एक बार जिसके नाम पे किया तो आने वाले साल में भी उसी के नाम पे वो इनकम क्लब होगी। तो हमने ये सब एक एग्जाम्पल के बिना, ये सब चीज़ें पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना इजी चीज़ है। देखो अब मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक मिस्टर अरुण है, ये ध्यान रखो, उसके पास 55% वोटिंग पावर है, तो इसका मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो है। चलो ठीक है, मिसिज अनामिका अरुण की वाइफ है ये, ठीक है, वो वर्क कर रही है कंप्यूटर इंजीनियर प्रोग्राम और उसकी सैलरी मिल रही है 35,000 रुपये पर महीना, 35,000 पर मंथ मिल रही है। सी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, तो मतलब 35,000 सी इज अर्निंग, दैट इज नॉट हर इनकम, दैट विल बी इंक्लूडेड, दैट विल बी क्लब इन द इनकम ऑफ मिस्टर अरुण। चलो अरुण कितना कमा रहा है? द अदर इनकम मिस्टर अरुण एंड मिसेज अनामिका आर 7,30,000 एंड 4,20,000 रिस्पेक्टिवली। वो अदर इनकम है, उसमें अरुण कितना कमा रहा है? 7,30,000 और उसकी वाइफ कितना कमा रही है? 4,20,000। इसके अलावा 35,000 पर मंथ आल्सो सी इज अर्निंग ड्यू टू सी इज वर्किंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। Compute the gross total income of Mr. Arun and Anamika for the assessment year, assuming that they do not opt for the option। देखो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि अगर एक इंडिविजुअल के पास मोर देन 20% अगर वोटिंग पावर है तो वो एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उसकी वाइफ उसी की कंपनी में काम कर रही है, MNO प्राइवेट लिमिटेड में, और वहाँ पे उसके पास क्वालिफाइड भी नहीं है जॉब के लिए, तो मतलब जो इनकम है उसकी वाइफ की 35,000 पर मंथ, वो 12 महीने के हिसाब से इनकम आपको, तो वो इनकम क्लब कर दी जाएगी। वही चीज़ मैंने, देखो इधर आप पढ़ोगे तो वही चीज़ लिखी है कि अरुण के पास 55% का शेयर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसकी वाइफ सेम कंपनी में काम कर रही है विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्लबिंग के प्रोविजन के हिसाब से जो सैलरी मिली है उसकी वाइफ को वो क्लब कर दी जाएगी अरुण की इनकम में। तो अरुण की इनकम का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसकी वाइफ की जो इनकम आई 35,000 इंटू में 4,20,000, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। और अदर इनकम कितनी है अरुण की? अदर इनकम है 7,30,000, वो 7,30,000 तो सबको ऐड करके टोटल 7 लाख, और 50,000 यहाँ से माइनस किया तो टोटल कितना आ गया भाई? 11 लाख। तो अरुण की इनकम कितनी होगी? 11 लाख। और अनामिका की तो वही सेम इनकम, जो उसकी बाकी जो अदर इनकम कितनी बची थी? 4,20,000 वो अनामिका की इनकम रहेगी। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, सेम ही एग्जाम्पल है, अगर इसी एग्जाम्पल की बात करें, अगर क्या आंसर अलग हो जाएगा अगर अनामिका क्वालिफाइड है? अरे सीधी सी बात है, अगर वो क्वालिफाइड है तो वो उसकी इनकम ही रहेगी, अरुण की इनकम तो अरुण की इनकम कितनी रहेगी? 7,30,000, उसमें क्लब करी नहीं जाएगी, अरुण की इनकम बढ़ेगी नहीं। और अनामिका की इनकम कितनी रहेगी? वही 35,000 एक महीने का, 12 महीने का, उसमें से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो, और उसके बाद जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 4,20,000 उसको वैसे मिल रहे थे, और टोटल कितनी आ जाएगी? 7,90,000। ठीक है, 4,20,000 में आप ऐड कर दो तो 7,90,000 आ गई। इसके अलावा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, अभी लगे हाथ, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो ध्यान से एक बार समझो, कोई मिस्टर बीनू है और उसके पास 33% वोटिंग पावर है,
यमुना प्राइवेट लिमिटेड में। मिसिस बबीता उनकी वाइफ है, वो अकाउंटेंट का काम कर रही है और वो उसको सैलरी इनकम मिल रही है कितना, 3,60,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और मिस्टर बीनू को कितने मिलते हैं, 32,000 मिलते हैं एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, की सिक्योरिटी के ऊपर 30 इंटरेस्ट मिलता है। और बबीता के पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जो उसको लेट आउट कर रखा है, उससे टेनेंट से उसको 6,500 रुपीज पर मंथ उसको रेंट आ रहा है। कंप्यूट द ग्रोस सैलरी। इससे पहले एक बार बता दूं कि बीनू के पास 33% वोटिंग पावर है, तो मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उसकी वाइफ क्वालिफाइड भी नहीं है जॉब के लिए। तो उसकी वाइफ जो इनकम कमा रही है कितनी सैलरी, 3,60,000 की, वो सैलरी कंप्यूटेड सैलरी है वो, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी कंप्यूट करके माइनस करके बाकी जो बचा है वो सैलरी 3,60,000। तो वो इनकम 3,60,000 वाली बबीता की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मिस्टर बीनू की इनकम मानी जाएगी और बीनू की इनकम में ही ऐड कर जाए। और बीनू को मिलते कितने हैं, 32,000 तो ये मिलते हैं बीनू को, ठीक है, और 3,60,000 बबीता जी वाले मिलेंगे। तो दोनों को ऐड करके हम कितना आ जाएगा, 3,92,000 आ जाएगी। जबकि बबीता की इनकम कितनी होगी, बबीता को तो रेंट मिल रहा है, वो तो उसका रहेगा ना, उसमें उसके हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ओन करती है खुद। ये मत समझ लेना कि हाउस प्रॉपर्टी उसके, इसमें क्वेश्चन में किधर भी नहीं लिखा है कि उसने उसको रिवोकेबल ट्रांसफर किया, उसने ओन्स लिखा है। तो ओन मतलब वो प्रॉपर्टी बबीता की है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम, जैसे हम सारे एग्जांपल लेके ऐसे करते आ रहे हैं, तो ऐसे दिमाग में मत बिठा लेना कि हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम भी उसके हस्बैंड के नाम पे ऐड होगी, नहीं, क्योंकि वो ओन करती है हाउस प्रॉपर्टी को, तो इसलिए वो वाली इनकम भी उसके नाम पे ही रहेगी, उसके हस्बैंड के नाम पे नहीं जाएगी। तो 6,500 पर मंथ है, और 12 महीने का अगर आप कैलकुलेट करो तो 78,000 आएगा। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो 30% रहता है नेवी का, माइनस करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आगे के पहले सारे वीडियो देखिए जो क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, स्किप मत करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे इसकी तरफ पाओगे, तो जब पूरे हमारे 4 या 5 वीडियो आएंगे इसमें, जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक आपको पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम का कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि कौन बोनाफाइड ट्रांसफर है, कौन बोनाफाइड ट्रांसफर नहीं है। हम प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर एग्जाम्पल कर रहे हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल से भी हम एग्जाम्पल उठा के ही कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए वो भी इंपॉर्टेंट और समझने में भी बहुत ईजी है। तो कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से आपका सारे जो इनकम टैक्स सेक्टर है वो हम इसी लैंग्वेज में ऐसे ही हम कराते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय।